राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बालक को प्रभावित करने वाले कारकों से बनते हैं। एक तो देखो ये इम्पोर्टेंट है, और आज की क्लास में अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, कवर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि एक बार मैं करंट की एक नवंबर मंथ की क्लास लेकर के आऊँगी। उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। तो बीच बीच में करंट अपना चलता रहेगा। तो बालक को प्रभावित करने वाले कारक भी करेंगे, और बालक के विकास में परिवार का योगदान क्या है। फिर दोस्तों, बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव क्या है, तो इनको विस्तार से करेंगे। यहाँ देखो दोस्तों, मैंने लिखे तो है कि बिल्कुल ही इस प्रकार, परंतु इनको विस्तार से देखेंगे। और इसी में वंशानुक्रम व वातावरण को करेंगे अपने, इसमें प्रक्रिया भी करेंगे। और इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये वाला, कि वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत, इनको मैंने सीधा लिखा, परंतु इनको विस्तार से समझाऊंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से देखना है एक तो, और एक जो देखना है बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्योंकि कारकों से, ये जो कारक है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आपको 4 कारक दे दी जाते हैं इनमें से, और नीचे एक ऑप्शन इस प्रकार आ जाता है, क्या सभी सही है या गलती। इस प्रकार सभी सही है क्या, कौन सा सही है, ऊपर पूछा जाए क्वेश्चन। तो कई बार सभी सही होते हैं, कई बार 3 सही दे करके, गलत दे करके, इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत से क्वेश्चन बने हैं। फिर वातावरण को भी देखेंगे, इनकी जो परिभाषाएं हैं, और वातावरण के जो प्रकार है, और ये टॉपिक अपना आज इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना बाल विकास वाला टॉपिक हो जाएगा दोस्तों आज की क्लास में। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, बालक को प्रभावित करने वाले कारक अपने पढ़ेंगे सारे। तो देखो, सबसे पहले बालक जब माँ के गर्भ में आता है, जब बालक है ना माँ के गर्भ में आता है ना, तभी से देखो बालक में वृद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक जो कि आनुवंशिक गुण आंतरिक कारक तथा बाह्य कारक जो कि वातावरणीय गुण, ये अपना प्रभाव डालते हैं। जब बालक माँ के गर्भ में आता है तभी से बालक की जो वृद्धि और विकास में आंतरिक कारक जो आनुवंशिक गुण है वो भी प्रभाव डालते हैं, और बाह्य कारण जो वातावरणीय गुण है वो भी प्रभाव डालते हैं। अब ये आंतरिक कारक क्या है, आनुवंशिक गुण ही तो है भाई, यानी माता पिता से प्राप्त जो वंश परंपरा के गुण होते हैं वो। और बाह्य कारक कौन से, जो वातावरणीय गुण होते हैं बाह्य। जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो बाहर आने के बाद में समाज में रहता है, तब वो गुण को प्राप्त करता है, वो होते हैं वातावरणीय गुण। और आंतरिक गुण यानी कि जो माता पिता के द्वारा जो प्राप्त होते हैं, जो कि वंश परंपरा के गुण होते हैं वो। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले तो आप देखो, सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से, कौन कौन से कारक है। वंशानुक्रम, जिसको जैविकीय कारक बोलते हैं, एक ये है, ये पहला प्रमुख कारक है वंशानुक्रम, जैविकीय कारक। परिवेश, वातावरण जो कि पर्यावरण है, ये भी है। तो ये सारे कारक आपको पढ़ने हैं। एक बार मोटा मोटा बता दूं, मैं इसको समझा दूं। जो वंशानुक्रम, देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि इनके जो पूर्वज होते हैं, जो इनके माता पिता होते हैं, उनसे जो गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं वो होते हैं वंशानुक्रम, जिनको जैविकीय कारक बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मान लो कोई माता पिता है, अगर वो लंबे हैं तो कहते हैं ना उनकी संतान भी कई बार लंबी जाती है ना। ये जैसे वंशानुक्रम होते हैं, जिनको आनुवंशिकता बोलते हैं। आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, अगर कई बार ऐसे देखा भी जाता है, देखे भी गए हैं कईयों, जैसे अपनी माता पिता पर जाते हैं कई बालक, जैसे कि अगर पिता लंबा है तो उसके बच्चे भी, बेटा भी लंबा होगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी की हाइट कम है तो उनके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है, उनकी हाइट भी कम, इस प्रकार। फिर परिवेश, वातावरण जो कि पर्यावरण है, यानी कि व्यक्ति है उसके चारों ओर जो कुछ भी होता है ना, वही उसका वातावरण है, वही तो परिवेश है। मान लो जिस वातावरण, जैसा माहौल है, वहां का जैसा वातावरण है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है बालक पर। और ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। फिर देखो जन्म क्रम, बालक के विकास पर जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब आप ऐसे लो, मान लो कोई भी बच्चा है, पहला बच्चा हुआ है मान लो, तो पहले बच्चे का जैसे विकास हो रहा है ना, तो अगर वो मान लो पहले बच्चे के बाद में कोई दूसरा बच्चा होता है, तो पहले बच्चे की अपेक्षा जो दूसरा बच्चा है ना, उसका जो विकास होता है वो ज्यादा तेज होगा, तीव्र गति से होगा उसका। तो जन्म क्रम का भी पड़ता है, यानी पहले बच्चे का जो विकास हुआ उसकी तुलना में जो दूसरा बच्चा पैदा करते हैं उसका ज्यादा विकास होता है। क्योंकि जो पहला बच्चा जन्मा है, मान लो 2 भाई बहन है, पहला बच्चा मान लो बहन जन्मी है, बाद में उसका भाई जन्मा है, तो वो पहले वाली जो बहन है
उसको देख करके अनुकरण करेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा, हर बातों को जल्दी सीख जाता है। तो जन्म कर्म का प्रभाव पड़ता है, परिवेश वातावरण पर्यावरण का, वंशानुक्रम का जिसको जैविकीय कारक बोलते हैं। फिर आयु एज है, इसका भी पड़ता है, यानी बालक का जो उसकी आयु वृद्धि है उसके साथ साथ शारीरिक विकास की जो गति है और जो स्वरूप है उसमें भी चेंजिंग आता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। मान लो छोटा बच्चा है, उसका शरीर लचीला है और धीरे धीरे कठोर हो जाता है। और साथ में जो बालक का जो मानसिक विकास है वो भी आयु को प्रभावित करता है। फिर बुद्धि, एक तरफ देखो आप कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है, एक तरफ मंद बुद्धि वाला बालक है। तो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक होगा, उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो मंद बुद्धि वाले बालक से ज्यादा तीव्र होगा ना, जल्दी अच्छा होगा। एक तरफ कुशाग्र बुद्धि का, एक तरफ मंद बुद्धि का है, तो यहाँ बुद्धि का भी तो पड़ता है प्रभाव। तो ये सारे बालक को प्रभावित करने वाले कारक है। आयु का भी पड़ता है, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बालक का जो शरीर है उसमें अनेक स्रावी ग्रंथियां भी होती है भाई, जिससे रस का स्त्राव होता है। और जो वही रस है ना वही बालक के विकास को प्रभावित करता है दोस्तों। जो ग्रंथि है अगर उसका स्त्राव ठीक प्रकार से नहीं होता है ना तो बालक का विकास भी रुक जाएगा। फिर खेल एवं व्यायाम, तो इन सभी का प्रभाव पड़ता है। खेल एवं व्यायाम का भी तो पड़ता है, लिंग का भी पड़ता है, पोषण एवं कुपोषण इन सब का पड़ता है, भयंकर रोग एवं चोट, प्रजाति, शुद्ध वायु व प्रकाश, संस्कृति, मनोवैज्ञानिक कारक, इन सब का प्रभाव पड़ता है। खेल एवं व्यायाम का भी पड़ता है, क्योंकि अगर डेली खेलते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं तो शारीरिक विकास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। खेल और व्यायाम ये भी रोल निभाते हैं। तो अगर कहते हैं ना कि शरीर अगर स्वस्थ है तो ऐसे सोचो मस्तिष्क भी उसका अच्छा है। और बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। अब जन्म के समय तो क्या होता है, बालकों का आकार होता है वो बड़ा होता है, और बाद में बालिकाओं के जो शारीरिक विकास की गति है वो उसकी अपेक्षा कर तीव्र हो जाती है, जल्दी होती है भाई। इसी कारण तो बालिकाओं में जो मानसिक और जो यौन परिपक्वता है वो बालकों से पहले आती है। पोषण और कुपोषण, इनका भी तो प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा भोजन हो, अगर संतुलित भोजन मिले तो इनका भी तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है दोस्तों। अगर कुपोषण का शिकार है तो आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। बालक को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहता है। फिर भयंकर रोग एवं चोट, और कुपोषण के कारण क्या हो जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास की गति रुक जाती है भाई। भयंकर रोग और जो चोट है ये भी तो बालक में, जो बालक का विकास होता है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। कोई लंबी अगर बीमारी से ग्रस्त है या कोई गंभीर चोट लगी है तो बालक का विकास भी रुक जाता है। प्रजाति, शुद्ध वायु है, प्रकाश, संस्कृति, इन सब का प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारक हो गए, शुद्ध वायु मिलेगी, अच्छा प्रकाश हो तो बालक का अच्छे से विकास होता है। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। आप ऐसे देख लेना कि देश की जो संस्कृति है उसका विकास का प्रभाव कैसे पड़ता है, यानी कि पिछड़े देशों की संस्कृति और विकसित देशों की संस्कृति है। जो विकसित देशों की संस्कृति है वहां के लोगों का विकास ज्यादा प्रभावित करता है। और मनोवैज्ञानिक कारक जैसे बौद्धिक विकास हो गई, रुचियां हो गई, अभिवृत्तियां हो गई, ये सब इनका भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे एक बार मोटे मोटे देख लेना कौन सी है। मैंने इनको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बाकी एक बार सीधा देख लेना। शुद्ध वायु प्रभाव प्रकाश का पड़ता है, वायु प्रकाश का, संस्कृति का, मनोवैज्ञानिक कारक हो गए, प्रजाति, भयंकर रोग, चोट, कुपोषण, पोषण और लिंग, खेल एवं व्यायाम का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वृद्धि, आयु, जन्म क्रम का भी पड़ता है, परिवेश वातावरण का तो पड़ता है, वंशानुक्रम का तो पड़ता है। बालकों को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं। अब देखो बालक के विकास में परिवार का योगदान। परिवार का योगदान देखो, बालक के विकास की जो पहली पाठशाला है वो परिवार ही तो है। तो परिवार का योगदान है बालक के विकास में, क्योंकि सबसे पहले ये परिवार ही तो रोल निभाता है। और जब परिवार और उसके आस पड़ोस से जब बालक निकलता है तो सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय के वातावरण में मतलब प्रवेश करता है, विद्यालय के वातावरण में जाएगा। बालक के विकास में परिवार का, विद्यालय का बहुत ज्यादा रोल निभाता है, ये बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। तो पहली पाठशाला ध्यान रखना बालक की परिवार है। और जब वो विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में वहाँ के जो टीचर है और माता पिता का स्थान ले लेते हैं वहाँ पर। तो भाई अब घर हो गया, जो घर परिवार है, जो वातावरण है बाहर का, और जो विद्यालय, ये सारे ही क्या बालक पर मतलब छाप छोड़ते हैं, इनका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली प्रथम पाठशाला परिवार है, क्योंकि बालक है ना, बालक में जो अनुकरण करता है, जो सीखता है पीछे, उसकी सबसे ज्यादा प्रवृत्ति बालक में पाई जाती है। इसी कारण तो परिवार के सदस्यों का जो वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार है उनका प्रभाव बालकों पर पड़ता है, यानी कि बालक अनुकरण करके सीखते हैं। अगर परिवार में कोई गलत है तो वो वैसी आदतें सीखते हैं, अच्छी है तो अच्छी आदतें सीखते हैं। ये थोड़ी सी परिभाषा यंग एम मेक के अनुसार देख लेना कि परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एवं समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है, पर जब
पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश में उसका समाजीकरण करता है। अब देखो मोंटेसरी के अनुसार, देखो मोंटेसरी ने बालक के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। तो बालक के विकास के लिए परिवार के जो वातावरण है, परिस्थिति, उसको इंपॉर्टेंट माना है मोंटेसरी ने। इसलिए इन्होंने क्या कहा मोंटेसरी ने कि परिवार को बचपन का घर कहा है। ये देखो बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है, देखो कि परिवार बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। परिवार ही तो देता है बालक को भी समाज में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बालक में जो भी रुचि है, अभिरुचि है, उन सभी प्रवृत्तियों का विकास परिवार से ही तो होता है। इसलिए परिवार है बालक की जो उत्तम आदतें, अच्छी आदतें और चरित्र है, इनके विकास में योगदान देता है। और बालक में सबसे पहले देखो स्नेह, प्रेम, इन सब की शिक्षा परिवार से ही मिलती है, क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार ही तो है और वो परिवार में तो सारे गुण सीखता है। इसलिए जिनकी जो पाठशाला है परिवार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिवार में बालक सबसे पहले सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है, क्योंकि परिवार है बालक में जो समायोजन और अनुकूलन है, उनके सारे जो गुण हैं वो उनमें बच्चों में विकसित करते हैं। तो अब आप लोगों को बालकों को प्रभावित करने वाले कारक सारे पता चल गया हो गया। बालक के विकास में परिवार का योगदान क्या है, परिवार जरूरी है, फिर उसके बाद में विद्यालय, और परिवार के बाद में जो आता है विद्यालय आता है, क्योंकि परिवार और जो उनके आसपास है वहां से निकल करके सेकंड विद्यालय में जाएगा। और विद्यालय में अध्यापक जो टीचर होते हैं वो माता पिता का स्थान ले लेते हैं। तो अगर विद्यालय में अच्छा वातावरण है तो अच्छा वातावरण बालक को, मतलब बालक का जो विकास होता है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए विद्यालय का जो वातावरण है वो स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब चलते हैं वंशानुक्रम व वातावरण। तो देखो मानव का विकास है ना, ये देखो दो कारकों से होता है। एक होता है जैविक कारक और जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होता है। जैविक कारक किस पर आधारित होता है? वंशानुक्रम पर। एक होता है सामाजिक कारक। ये ध्यान रखना कि मानव का विकास दो कारकों से होता है, जैविक कारक जो कि वंशानुक्रम पर आधारित होता है, सामाजिक कारक जो कि वातावरण पर। यानी कि जैविक कारक का दायित्व होता है वो माता पिता यानी कि वंशानुक्रम पर, और सामाजिक कारक यानी कि सामाजिक विकास का दायित्व जो होता है वो वातावरण पर होता है। जो जन्म से संबंधित विकास होता है वो वंशक्रम होता है, और समाज से संबंधित विकास होता है वो होता है वातावरण। यानी कि वो मान लो जो सारे तत्व होते हैं जो जन्म के समय से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले ही जो प्राप्त होते हैं, जन्म के समय नहीं यानी कि गर्भ में आने से पहले ही प्राप्त हो जाते हैं ना, वो तत्व बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, उसको वंशानुक्रम कहते हैं। अब वंशानुक्रम की प्रक्रिया देखते हैं कैसी है। देखो मानव का जो शरीर होता है ना, वो जो कोशिकाएं होती है, जो सेल यानी कि शरीर कोशों का योग होता है भाई। तो वंशानुक्रम का आधार किसको माना जाता है? कोशिका को माना जाता है, सेल को माना जाता है। अब देखो शरीर का जो स्टार्ट, जो प्रारंभ होता है ना, मान लो जिस कोश से होता है, वो कोश कौन सी है? वो कोश होती है संयुक्त कोश। अब देखो जो संयुक्त कोश है ना, ये संयुक्त कोश ये दो उत्पादक कोशों का, ये मतलब दो उत्पादक कोश है, इनका ही तो एक योग होता है। कौन सी है ये? जिसमें एक कोश पिता का होता है, एक कोश पिता का, और एक होता है माता का। पिता का कोश को पितृकोश बोलते हैं और माता का जो कोश होता है इसको मातृकोश बोलते हैं। ठीक है। अब देखो जो पुरुष और स्त्री है, इन दोनों में ही कोश कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो संयुक्त कोश होता है इसमें 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये देखो पुरुष में 23 और जो स्त्री है इनमें 23, यानी कि पुरुष और स्त्री में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो आप ऐसे सोचना, ऐसे लो, जो संयुक्त कोश है इसमें 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। इन्हीं से तो बालकों का लिंग निर्धारण होता है। अब देखो आप कि जो स्त्री और पुरुष है ना, इनमें जो 22 जोड़े होते हैं ना, उनका जो आकार होता है वो तो दोनों में समान रहता है। 22 जोड़ों का तो दोनों में क्या रहता है? समान रहता है। जो 23वां जोड़ा है ना, ये कहलाता है 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र। तो जो 22वां होगा वो तो इन दोनों में समान होगा, दोनों में जो 22वां समान होगा उनको कहते हैं आत्म गुणसूत्र, और 23वां जो होगा ना वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो अब ये देखो स्त्री में जो XX गुणसूत्र होता है ना, इसमें दोनों समान है, और जो पुरुष है इनमें देखो XY है, यानी कि इसमें क्या है? एक लंबा गुणसूत्र और एक गोल गुणसूत्र है। अब ये X होता है लंबा और Y होता है गोल गुणसूत्र। तो स्त्री में सेम पाया जाता है XX गुणसूत्र
और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि एक गोल और एक लंबा, इनमें दोनों ही गोल होते हैं स्त्री में। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? देखो, अगर माता से, जो स्त्री है माता का अगर यहाँ X गुणसूत्र और पुरुष का इधर वाला X, यानी कि लंबे लंबे दोनों गुणसूत्र प्राप्त हुए तो लड़की का जन्म होता है। फिर स्त्री से अगर, माता से अगर X गुणसूत्र, अगर पिता से Y गुणसूत्र, ये दोनों है तो लड़के का जन्म होता है। तो XX मिलता है तो लड़की का जन्म दोनों का, और इधर स्त्री का X यानी कि माता का X और जो पिता है इसका Y गुणसूत्र मिलता है, XY मिलने पर लड़के का जन्म होता है, विषम। ठीक है, तो देखो यहाँ लंबे लंबे हो गए दोनों, और यहाँ एक लंबा और एक गोल। मैं या तो लिख देती हूँ कि X लंबा होता है और Y होता है, ये गोल होता है। अब थोड़ा सा इनको भी समझ लो कि देखो, मानव जाति में वंश सूत्रों की जो कुल संख्या है वो 46 यानी कि 23 जोड़ी। पुरुष की मैंने बता दी, जो 23वीं होती है वो XY होती है, और महिला की जो 23वीं होती है वो XX गुणसूत्र है, ये तो आपको पता है। और जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। अब देखो, मानव जाति में ये मैंने बता दिया ना, ये लो, मातृकोश की तरफ से 23 गुणसूत्र और पितृकोश की तरफ से 23 गुणसूत्र, यानी कि 46। अगर 46 गुणसूत्र हो तब तो एक सामान्य बच्चे का जन्म होता है। अगर मान लो 45 गुणसूत्र हो, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो? 45, तो भाई 45 गुणसूत्रों की संख्या होती है ना, तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है दोस्तों। और 47 गुणसूत्र होते हैं तो डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम यानी कि जिनको बोल देते हैं मंगोलिज्म बालक होते हैं, यानी कि जो बुद्धि लब्धि वाले, जिनमें कितना 25 से 50 के बीच में होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने साइकोलॉजी में, मंगोलिज्म जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 के बीच होती है। तो मंगोलिज्म बालक होते हैं वो कब पैदा होते हैं? जब डाउन सिंड्रोम की आ जाती है दिक्कत, यानी कि 47 गुणसूत्र होते हैं तब। तो ये वंशानुक्रम की प्रक्रिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब करते हैं वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत। पहले तो ये अगर सीधा आते हैं कि वंशानुक्रम के नियम व सिद्धांत कौन कौन से है या नहीं, तो आप पहले तो इनको देख लो। समानता का नियम है, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन यानी जिसको प्रावर्तन का नियम बोलते हैं, बीज कोषों का जनन द्रव्य बीज कोषों का, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं सेल विज्ञान। ठीक है, फिर अर्जित जो कि उपार्जित गुणों का संचरण का सिद्धांत बोलते हैं। फिर है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, और इन्होंने 2 नियम बताएंगे, ये भी पढ़ेंगे अपने विस्तार से। फिर गार्डन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत नियम आप देख लेना। अब इनको एक एक को समझते हैं, वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांतों को। सबसे पहला है समानता का नियम। अब देखो भाई, सृष्टि का नियम क्या है? सृष्टि का नियम यह है कि जो मानव है वो मानव को जन्म देगा, पशु को जन्म देगा, सीधी सी बात है। यानी कि समान वाले जो जीव है उनको जन्म देते हैं। अब देखो, इस नियम के अनुसार देखें तो माता पिता होते हैं ना, जैसे माता पिता होंगे वैसे उनकी संतान होगी। अब आप ऐसे लो, अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे, अगर मंद बुद्धि माता पिता है तो उनके बच्चे भी क्या होंगे? मंद बुद्धि होंगे। अब देखो, समानता के नियम में आदमियों की संतान आदमी ही होती है, पशु की पशु होती है, पशु तो नहीं होती आदमी की। तो आप देखा, आम के जो पौधे होते हैं उनमें आम ही तो प्राप्त होते हैं, और कुछ ऐसे तो नहीं है कि केले प्राप्त होंगे। अब सेकंड है विभिन्नता का नियम। यहाँ समानता और यहाँ विभिन्नता का नियम है। विभिन्नता यानी कि अलग, जो ये विभिन्नता का नियम है इसके अनुसार देखें तो बालक अपने माता पिता के बिल्कुल अलग, यानी कि एक जैसा समान प्राप्त न होकर के उनसे अलग, जैसे बुद्धि, रंग, स्वभाव, इनमें सब में विभिन्नताएं पाई जाती है। माता पिता अगर सफेद कलर के हैं तो बच्चे काले, इस प्रकार की विभिन्नता का नियम आता है। फिर प्रत्यागमन यानी कि प्रावर्तन का नियम। यहाँ प्रत्यागमन या प्रावर्तन में होता है, यानी कि बालक अपने आप पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। अब ऐसे लो, अगर कोई माता पिता प्रतिभाशाली, बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उनके बच्चे मंदबुद्धि मतलब होने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार। अगर माता पिता मंदबुद्धि है तो उनके बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली होंगे, मतलब इस प्रकार प्रत्यागमन यानी कि प्रावर्तन का नियम, यानी कि बालक अपने माता पिता के ठीक है विपरीत गुण जिनमें पाए जाते हैं। अब विभिन्नता में मैंने ये बताया कि इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर के थोड़ा उनमें यानी कि बुद्धि, रंग, स्वभाव में थोड़ा सा भिन्न होते हैं, कुछ भिन्न हो जाते हैं इसमें। और यह प्रत्यागमन है प्रावर्तन का नियम, यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसे लो, काले गोरे माता पिता है, अगर काले माता पिता है तो गोरी संतान, और बुद्धिमान माता पिता है तो उनके मंदबुद्धि संतान होना, इस प्रकार का यहाँ पर थोड़ी होती है। और बीज कोषों
कि निरंतरता का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान बोलते हैं। यानी कि विभिन्नता में अब देख लो कुछ तो चले जाते हैं सेम, कई तो ऐसे होते हैं कि गोरा पैदा हुआ तो गोरे ही होंगे, गोरे माता पिता के गोरे ही, कईयों का थोड़ा अलग हो जाता है, कई गोरे माता पिता तो कईयों के थोड़े अलग चले जाते हैं, कुछ होता है इसमें। और इसमें तो प्रत्यागमन प्रावर्तन में ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही ठीक विपरीत होंगे, गोरे माता पिता है तो काली संतान। इस प्रकार सबसे पहले तो देखो जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक लिखो बीजमैन। इसमें देखो बीजमैन है ना, इन्होंने ये दो प्रकार के कोश बताए हैं। दो प्रकार के कोश होते हैं कि एक तो होता है दैहिक कोश, एक उत्पादक कोश। दैहिक कोश कौन सा होता है, यानी कि इसमें जो शारीरिक संरचना होता है उसका निर्माण होता है। उत्पादक कोश में क्या होता है, यानी कि बीज कोश पर निर्भर करता है। ये वाला जो उत्पादक कोश है जो कि माता पिता से प्राप्त होते हैं, यानी कि वंश परंपरा पर आधारित होते हैं। तो बीज कोशों की निरंतरता का सिद्धांत अथवा सेल विज्ञान, इसमें क्या है, अब देखो जो बीजमैन है ना, बीजमैन इन्होंने जो उपार्जित गुण है ना उनके असंचरण का सिद्धांत दिया है। यानी कि बीजमैन के अनुसार जो अर्जित गुण होते हैं, जो प्राप्त किए जाते हैं, उन गुणों का बालक में संचरण कहते हैं नहीं होता है। जैसे आप ऐसे लो, पहले तो आप देखो आपने सुना होगा कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बीजमैन है ना, उन्होंने कुछ चूहे लिए थे। बीजमैन ने क्या लिए थे, चूहे लिए थे और उनकी पूंछें काट दी थी चूहों की। बीजमैन ने कुछ चूहे लिए और उनकी क्या काट दी, पूंछें। और इस प्रकार वो कई पीढ़ियों तक वो पूंछें काटता ही रहा, किंतु किसी भी जो कोई भी पीढ़ी मान ले, किसी भी पीढ़ी में आने वाला चूहा था, उनकी जो पूंछ है जिस प्रकार उसने काटा था वो काटा, वो उस प्रकार मतलब प्राप्त नहीं हुआ था, मतलब उनके तो पूंछ थी। तो बीजमैन ने उपार्जित जो गुण है उनका असंचरण का सिद्धांत दिया। यानी कि एक माँ है, आप ऐसे लो, उस माँ के आप ऐसे लो घुंघराले बाल है, अगर वो घुंघराले बाल को स्ट्रेट करवाती है, यानी कि पार्लर के पास जाकर के, तो उसके घुंघराले बाल थे उसने तो स्ट्रेट करवाए, जो उसने बाल स्ट्रेट करवाए थे उसको अपनी बेटी को ना वंशक्रम विरासत के रूप में नहीं दे सकती उसको। ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। फिर है अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। इसमें क्या है, अर्जित, इस सिद्धांत के अनुसार जो माता पिता है ना, जो उन माता पिता के द्वारा अपने जीवन काल में जो भी अर्जित किए जाने वाले गुण हैं उनको संतान को प्राप्त होते हैं, उनकी संतान को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे लो, क्योंकि इन गुणों का जो प्रभाव है वो जनन द्रव्य पर होता है, अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का। आप लोगों ने एक उदाहरण सुना होगा कि अफ्रीका में पाए जाने वाले जो जिराफ थे, उनकी जो गर्दन है, वो जिराफ की जो गर्दन है वो पहले घोड़े के समान थी। पहले घोड़े का देखा होगा आप लोगों ने, जिराफ की गर्दन देखी होगी किस प्रकार है, तो पहले उसकी घोड़े के समान थी, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई उसके कारण उसकी लंबी हो गई। भाई देखो, पहले यहाँ घोड़े के समान थी और बाद में लंबी हो जाती है, पर ये देखो पहले घोड़े के समान बाद में लंबी हुई, फिर भी ये देखो ये जो लंबी गर्दन है ये गुण उसकी अगली पीढ़ी में संचरित हो गया था यहाँ पर। तो इन गुणों का प्रभाव है वो जनन द्रव्य पर होता है दोस्तों। फिर है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत किसका, ये तो ध्यान रखना आप, ग्रेगर जॉन मेंडल का है, और ये वनस्पति शास्त्री थे भाई। और जो मेंडल है इन्होंने अगर पूछ ले किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने मटर के पौधों पर और काले और सफेद चूहों पर प्रयोग किया था मेंडल ने। इसमें क्या करता है, वो अपना गिरजा उसमें जो बगीचा है उसमें बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में बोता है। जो मेंडल है ये दोनों को, बड़ी और छोटी मटरों को मतलब मिला करके बोता है। फिर जो भी मटरें उगती है, उगने वाली मटर थी उनको फिर कई बार बोता है, वो बार बार बोता है। लास्ट में क्या नतीजा क्या निकला कि उगने वाली जो मटर थी वो बिल्कुल शुद्ध मटर थी, यानी कि वास्तविकता तो यही थी। अगर पूछ ले आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है, तो रट लो, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है मेंडल को। ठीक है, अब मेंडल ने दो उपनियम बताए हैं, ये भी ध्यान रखना, एक है पृथक्करण का सिद्धांत, एक है स्वतंत्र छटाई का सिद्धांत। अब देखो पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि जो गुण पहली पीढ़ी में दबा रहता है ना वो समाप्त नहीं होता, बल्कि बाद की पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं उनमें जरूर दिखाई देता है पृथक्करण का जो सिद्धांत। एक स्वतंत्र छंटाई का सिद्धांत दिया इन्होंने। फिर है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। तो ये देखो वंशानुक्रम के नियम जरूर ध्यान रखने, नियम सिद्धांत कौन कौन से, कई बार सीधा पूछा जाता है कि ये किसके है, नहीं, समानता का नियम है या नहीं, विभिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन प्रावर्तन का नियम बोलते हैं इसको, बीज कोषों की निरंतरता का सिद्धांत है, अर्जित उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत है। जैसे कि मैंने जिराफ के गर्दन वाली बताई थी, पहले घोड़े के समान छोटी थी फिर लंबी हो जाती है, वैसे उनके बच्चों में पैदा हो गई भाई। और मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत, आनुवंशिकता के जनक पूछे तो मेंडल है, इन्होंने दो उपनियम बताए। फिर है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत।
देखो इस गाल्टन का जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत है ना, इसमें क्या है, बालक में जो गुण होते हैं ना, उनका मतलब जो हस्तांतरण होता है वो माता पिता में न होकर के, बालक के गुणों का हस्तांतरण माता पिता में न होकर, उनके जो माता पिता से न होकर के, यानी कि जो बालकों के गुणों का विकास है वो उनके जो पहले के जो पूर्वज है उनसे भी होता है। जैसे आप लोग मंद बुद्धि अगर माता पिता है तो उनके बालक का प्रतिभाशाली होना कोई जरूरी नहीं है कि जो उनके माता पिता है वो मंदबुद्धि, मान लो मंदबुद्धि माता पिता है, बालक कैसे प्रतिभाशाली हो गए? तो जरूरी नहीं माता पिता पर गए हो, उनके पहले के जो पूर्वज है उनसे उनमें गुण आ गए हो। ये गुण बालक के जो पहले कोई और भी जैसे दादा दादी है उनके पूर्वजों से आए वो गुण होते हैं। कोई जरूरी नहीं मंदबुद्धि माता पिता है तो बालक भी मंदबुद्धि हो। फिर है डार्विन का विकासवादी सिद्धांत। तो देखो डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है, इनके अनुसार इन्होंने खुद को, अपने आप को निरंतर बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार परिवर्तित करने पर बल दिया था भाई। डार्विन का विकासवादी सिद्धांत, ये सारे आप देख लो नियम और सिद्धांत। अब देखो बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव। बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। शारीरिक गठन एवं बनावट का पड़ता है, व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव, स्वभाव पर, लिंग भेद का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, प्रजाति पर प्रभाव, इन सब का प्रभाव पड़ता है। यानी कि शारीरिक गठन एवं बनावट, जैसे माता पिता की लंबाई, रंग, जो भी है उनका स्वास्थ्य, ये सभी इनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। व्यवसायिक योग्यता का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो वातावरण का अर्थ, ये थोड़े से मैंने लिखे हैं कि वंशानुक्रियों द्वारा किए गए प्रयोग। इन्होंने जो FN फ्री मैन है, इन्होंने भी एक प्रयोग किया था दोस्तों, जिसमें जुड़वा बच्चे, सगे भाई बहन, ये रिश्ते नाते, इन सभी भाई बहनों को चुना था इन्होंने। ये इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखते हैं वातावरण का अर्थ सबसे पहले, फिर परिभाषाएं। अपना ये टॉपिक हो जाता है आज कंप्लीट, थोड़ा सा और आगे रहता है वातावरण का। अब देखो वातावरण से अभिप्राय, आप सभी को पता है, ये समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है मेरे को। उन परिस्थितियों से जो बालक पर गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक अपना प्रभाव डालते हैं वातावरण। थोड़ी सी परिभाषाएं देख लेना आप लोग, क्योंकि अब क्लास लंबी हो रही है। तो स्टीफन्स के अनुसार देखो, एक बच्चा जितने अधिक समय उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही उत्तम प्रवृत्ति का होता है। यानी कि एक बच्चा जितना अच्छा समय, मतलब जितना ज्यादा समय, मतलब अच्छा उत्तम पर्यावरण में रहता है तो उतना ही मतलब अच्छी प्रवृत्ति का होगा भाई। अगर वो ज्यादा से ज्यादा समय हानिकारक पर्यावरण में रहता है तो प्राय उतना ही उसका राष्ट्रीय मान गिरता जाता है। तो ये स्टीफन्स की है। स्टीफन्स की एक और परिभाषा भी है दोस्तों, यानी कि एक बच्चा जिस वातावरण में ज्यादा रहता है वह उसी प्रकार बन जाता है। जिस चतुर माता पिता की, मान लो संतान अगर, मतलब माता पिता अगर चतुर है तो संतान भी चतुर हो जाना, इस प्रकार ये भी इन्होंने ही कहा है। फिर है बोरिंग के अनुसार, लेगफील्ड और वेल्ड, इन तीनों के अनुसार देखो जिन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। और रोज के अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। अब देखते हैं वातावरण के प्रकार। देखो सब व्यक्ति के जो चारों ओर जो कुछ भी होता है वही तो उसका वातावरण है भाई, वही तो परिवेश है वातावरण। अब वातावरण के दो इन भाग बताइए, एक आंतरिक वातावरण, एक बाह्य वातावरण। अब देखो आंतरिक वातावरण है ना, आंतरिक वातावरण का आशय क्या है कि गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है उसे ही अंतःकोशीय वातावरण भी कहते हैं। बाह्य वातावरण, बाह्य वातावरण के अंतर्गत सभी परिस्थितियां सारी आ जाती है भी बाहर समाज में, जो सामूहिक या मिश्रित रूप उन उसके बाह्य विकास और व्यवहार को प्रभावित करती है। और इसमें देखो इस बाह्य वातावरण को दो भागों में बांटा है, एक भौतिक वातावरण, एक सामाजिक वातावरण। अब भौतिक वातावरण इसी को ही तो प्राकृतिक वातावरण कहते हैं, क्योंकि बालक जन्म होता है, जन्म के बाद वातावरण के संपर्क में आता है, जैसे हवा होगी, पेड़ पौधे, ये सारे घर, भोजन, ये सारे ही भौतिक और जलवायु से संबंधित होते हैं। फिर है सामाजिक वातावरण, इसमें आज समाज से आ जाते हैं भी, सभी आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर ये सारे प्रभाव डालते हैं। जो सामाजिक वातावरण जहाँ की जितनी भी परिस्थितियां हैं, रीति रिवाज हो गई, रूढ़ियां, रहन सहन, ये सारा ही सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बालक का जो विकास है वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है। तो देखो वातावरण, वंश इंटू वातावरण बराबर विकास होता है, तो विकास वंश परंपरा और वातावरण से। तो बालक का विकास वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का, इन दोनों का ही है तभी विकास होता है। अब देखो बालक का वातावरण पर प्रभाव देखो भाई। अब बालक का जो व्यक्तित्व है उसके देखो प्रत्येक पहलू में भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अब इसमें देखो शारीरिक अंतर का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी का प्रभाव,
अब देखो अलग अलग भिन्न भिन्न वातावरण के कारण देख लो भाई, जैसे चीन हो गया, जापान, अमेरिका, वहां के लोगों का जो शारीरिक आकार रंग है दोस्तों, उन सब में आपने देखा होगा विभिन्नताएं पाई जाती है। फिर मानसिक विकास पर प्रभाव, अब आप लोगों ने देखा होगा एक तरफ अगर सिटी अगर शहर में मान लो शिक्षा दी जा रही है, तो शहर का शिक्षा का प्रति जो भी वातावरण है वहां के बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है। एक तरफ गांव देख लो, गांव का जो वातावरण है अगर शुद्ध अच्छा है तो भी बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा, अगर अच्छा नहीं है तो नहीं होगा। इस प्रकार प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, फिर बुद्धि पर प्रभाव और बालक पर बहुमुखी प्रभाव, यानी कि वातावरण जो है बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी पर अंगों पर प्रभाव डालता है बालक का बहुमुखी प्रभाव। अब देखो शिक्षक के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व, तो ये दो परिभाषाएं ये भी देख लेना। मन के अनुसार देखो वास्तव में मानव का निर्माण वंशानुक्रम व वातावरण द्वारा होता है। वुडवर्थ और मार्कविस के अनुसार देख लो व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं पितु गुणनफल है। अब देखो यहाँ पर वंशानुक्रम का महत्व और वातावरण का महत्व देखो वंशानुक्रम के क्या कारण है ना, बालकों में क्या आती है, शारीरिक भिन्नता आती है दोस्तों। और वंशानुक्रम के कारण देख लो बालकों की जो क्षमता है उसमें भी भिन्नता आती है। तो बालकों की क्षमता में विभिन्नता आती है ना, ये सोचकर ही क्या एक टीचर है वो कम प्रगति करने वाले जो बालक होते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे यहाँ शारीरिक भिन्नता, यानी कि एक वंशानुक्रम के कारण अगर बालकों में शारीरिक भिन्नता होती है तो एक टीचर है उसको ये जानकर कि शारीरिक विकास में उसका योगदान दे सके। इस प्रकार लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण, बालक और बालिकाओं में जो लिंगीय भेद वंशानुक्रम के कारण होता है, जैसे एक टीचर है उनकी जो क्षमता अनुसार उनका जो विषय है उनका अध्ययन कराता है भी कैसी क्षमता है उनमें। अब वातावरण का महत्व देख लो दोस्तों, जो एक टीचर है वो बालक का जैसा ही उसका मोहल्ला है, खेल मैदान, इन सारे वातावरण के बारे में जानकर उनमें सुधार भी कर सकता है। और बच्चों का पढ़ने में अगर मन लगे इसके लिए एक उत्तम शैक्षिक वातावरण की कक्षा भी बनाए रखनी चाहिए दोस्तों। बालक के चरित्र का निर्माण, जैसे कि वातावरण से तो बालक के चरित्र का निर्माण होता है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आप बताना बताना कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है और मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। ये दो क्वेश्चन है।